स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो इंडिया साइंस पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस। तो चलो समझते हैं आखिर कैपेसिटेंस होता क्या है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो आप लिख सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। अब देखो, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो अगर चार्ज कर रहे होंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई कंडक्टर चार्ज होता है तो साथ में उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है, यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और आप लोगों को पता है जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है C, यही C कैपेसिटेंस होती है। तो C का फॉर्मूला क्या हो गया? Q/V। अच्छा, कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्शन का कोई झंझट नहीं है। और अगर आप इसकी SI यूनिट निकालो तो चार्ज की यूनिट कूलाम, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट ये होती है कैपेसिटेंस की यूनिट, जिसका दूसरा नाम है फेराड। अच्छा, अगर अब आप लोगों को डायमेंशन निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? चार्ज की डायमेंशन क्या? A/T, Q=I/T, एम्पियर इंटू टाइम। वोल्ट का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज, तो ये कितनी हो जाएगी? वर्क डन की होती है mL/T-2, चार्ज की A/T। तो डायमेंशन आएगी इसकी m-1 L-2 T⁴ एंड A⁴2। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होते हैं? मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब ये चार्ज स्टोर कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी कैपेसिटी होगी। मान लो इसके पास मैं एक और कंडक्टर को ले आती हूँ जो सेम बिल्कुल इसके जैसा है, मतलब आइडेंटिकल कंडक्टर लेके आ रही हूँ, लेकिन ये अनचार्ज्ड है। तो आप लोगों को पता है ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी अंदर वाली तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इसकी बाहर वाली साइड कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, ये वाला जो कंडक्टर था, मान के चलते हैं इसका पोटेंशियल पहले V था, लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो कुछ पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ आया होगा, यानी इस वाले कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज की वजह से पहले वाले का पोटेंशियल कुछ ना कुछ कम हो गया होगा। अब साथ में पॉजिटिव चार्ज भी तो इंड्यूस हुआ है, तो इसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल आया होगा। हाँ, आया है पोटेंशियल, लेकिन देखो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से थोड़ा सा दूर है, तो पोटेंशियल कौन सा ज़्यादा? नेगेटिव वाला पोटेंशियल ज़्यादा इंड्यूस हुआ है इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव वाले पोटेंशियल से। तो ओवरऑल इस वाले कंडक्टर का कुछ पोटेंशियल कम हो गया होगा। और इस वाले कंडक्टर पर अगर मुझे पोटेंशियल और भी कम करना है, मैंने इस वाले कंडक्टर की बाहर वाली सरफेस की अर्थिंग कर दी, तो बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो बचा कौन सा पोटेंशियल? इसका पोटेंशियल V, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल इंड्यूस हुआ वो। तो अब क्या होगा? पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल इस कंडक्टर को लाने की वजह से कम हो गया है। अब देखो, हमें पता है कैपेसिटेंस होती है Q/V। पहले वाले कंडक्टर का पोटेंशियल कम हुआ है, पोटेंशियल कम हुआ है, लेकिन चार्ज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज कांस्टेंट है। तो अब कैपेसिटेंस की वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा? पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हुआ है, न्यूमरेटर वही है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना। इसका मतलब जब किसी चार्ज्ड कंडक्टर के पास में किसी भी अनचार्ज कंडक्टर को लेके आते हैं और उसकी अर्थिंग कर देते हैं तो कंडक्टर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। यही प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का। तो देखो, कैपेसिटर्स
या फिर दूसरा नाम कंडेंसर। ये होते क्या है? तो कैपेसिटर्स या कंडेंसर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दो आइडेंटिकल कंडक्टर जो अपोजिटली चार्ज्ड हो उनको हम लोग बोलते हैं कंडेंसर। अच्छा, अब अगर आप लोग सोचो कि अगर आइडेंटिकल कंडक्टर्स ना हो लेकिन चार्ज तो वो फिर भी स्टोर करेंगे, तो हम उसको भी कैपेसिटर कह सकते हैं? नहीं, उसकी कैपेसिटी तो है लेकिन उसको कैपेसिटर नहीं कहेंगे। कैपेसिटर आप जब भी कहोगे जब दो कंडक्टर्स आइडेंटिकल हों और उनके ऊपर अपोजिट चार्ज हो इक्वल मैग्नीट्यूड का। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, अ पेयर ऑफ कंडक्टर्स हैविंग अपोजिट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज नोन एज कंडेंसर और कैपेसिटर। नेक्स्ट आप लोग लिखो प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्या होता है कंडेंसर का? इफ एन आइडेंटिकल अर्थ कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अ चार्ज कंडक्टर then capacitance of charged conductor increases. This is the principle of capacitor. तो दूसरे कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है लेकिन चार्ज वही है, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। मान लो ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जो चार्ज स्टोर कर सकता है, तो हम इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। अच्छा, इसको हम लोग कैपेसिटर बोलेंगे क्या? नहीं, ये कैपेसिटर नहीं है, ये सिर्फ कंडक्टर है जिसकी कुछ कैपेसिटी है। कैपेसिटर हम लोग जब बोलेंगे जब दो स्फीयर होते और दोनों अपोजिटली चार्ज्ड होते, और बाहर वाले की अगर हम लोग अर्थिंग कर दें, तो अब ये है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये हम लोगों के सिलेबस में नहीं है लेकिन ये हम लोगों के सिलेबस में है, तो हम इसको पढ़ेंगे। मान लेते हैं इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस है कैपिटल आर। तो आप लोगों को पता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। पोटेंशियल ऑफ स्फीयर कितना होता है? के क्यू अपॉन आर। तो आप वैल्यू पुट करो के क्यू अपॉन आर, ऊपर चली जाएगी आर, क्यू से क्यू गया आर। के की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। नेक्स्ट समझो कैपेसिटेंस किस किस बात पर डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा है, आगे अभी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे। शेप चेंज होती है तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाती है। साथ में सराउंडिंग मीडियम पर, इसे देखो यहाँ से भी समझो, एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। अगर यही स्फेरिकल कंडक्टर किसी और मीडियम में रखा हो तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी किसकी आएगी? उस मीडियम की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड करती है सराउंडिंग मीडियम पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता कैसा है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। हम मान लेते हैं दोनों का सरफेस एरिया A है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है और दोनों पर चार्ज कैसा होगा? अपोजिट। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसका अंदर वाला सरफेस नेगेटिवली चार्ज्ड होगा और हमने बाहर वाले सरफेस की क्या कर रखी है? अर्थिंग। तो कैपेसिटर बना, इसको बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्योंकि इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल रखी हुई है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कैलकुलेट करो अपने आप। अगर मैं कोई पॉइंट मान लूँ यहाँ पर
पॉजिटिव प्लेट की वजह से डायरेक्शन ऐसे, नेगेटिव प्लेट की वजह से डायरेक्शन ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो इन प्लेट्स का जो एरिया होता है वो हम बहुत ज़्यादा लेते हैं इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस, यानी इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है और एरिया बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इनको एज अ इन्फिनाइट शीट ट्रीट किया जा सकता है। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सेम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन दोनों की एक ही है तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, तो कैपेसिटेंस कितनी, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मान के चल लेते हैं इस प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू, तो इस पर चार्ज होगा माइनस क्यू। तो आप चार्ज तो क्यू लिख दोगे, पोटेंशियल कितना लिखोगे, पोटेंशियल होता है E इंटू आर। ध्यान आया कुछ, E इक्वल टू वी अपॉन आर, तो यहाँ से पोटेंशियल कितना, V इक्वल टू E इंटू आर। अब जरा वैल्यू पुट करो Q, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। R क्या था, डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, स्मॉल d। अच्छा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्यों ले रहे हैं, सोच के देखो। V जिसको हम लोग पोटेंशियल पोटेंशियल चिल्लाते हैं, वास्तव में ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग पोटेंशियल बोलते ज़रूर हैं लेकिन जहाँ पर भी हम लोग V यूज़ करते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, इस प्लेट के बीच का और इस प्लेट के बीच का। तो इनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखा हम लोगों ने, और कितना सेपरेशन है मल्टीप्लाई बाई दैट, इसीलिए यहाँ पर सेपरेशन D लिया है। अब इसको सॉल्व करो आगे। सिग्मा को कैसे लिख सकते हो, चार्ज अपॉन एरिया, याद है ना सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू D। Q से Q गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो कैपेसिटेंस कितनी आई है, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर अपॉन D। कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और देखो ये मीडियम पर भी डिपेंड कर रही है, एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। अगर कोई और मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस कैसे लिख दोगे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इनटू A अपॉन D। अच्छा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू एप्सिलॉन नॉट। रिलेशन याद है क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू A अपॉन D। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी मीडियम में कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स होती है कैपेसिटेंस ऑफ द एयर के, यानी कैपेसिटेंस इन एनी मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इनटू कैपेसिटेंस इन एयर। तो देखो यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और डेफिनेशन आ सकती है, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ एयर। अब आप लोग क्वेश्चन निकालो, चैप्टर 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.5। क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन बोल रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफराड। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में क्या फील्ड है, एयर फील्ड है, मतलब कुछ भी फील्ड नहीं है तो नॉर्मली एयर तो होगी ही। कैपेसिटेंस दे रखी है 8 पिकोफराड। P मतलब होता है पिको। जैसे आप लोग माइक्रो यूज़ करते हो तो माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। P मतलब पिको, ये 10 की पावर -12 फराड, ये आपकी कैपेसिटेंस है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ।
अगर पहले डिस्टेंस d था तो अब नया डिस्टेंस कितना कर दिया उसने, d/2 एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। यानी अब इन प्लेट्स के बीच में उसने कुछ ऐसा सब्सटेंस भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। तो अब आपको कैपेसिटेंस बतानी है। कैपेसिटेंस जब दोनों के बीच में एयर थी, A/0/d। कैपेसिटेंस जब उसके बीच में दूसरा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय A/0/d। लेकिन डिस्टेंस कितना कर दिया है, हाफ, तो d/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A/0/d। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, 1/2 जरा करो कैपेसिटेंस ऑफ एयर अपॉन कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम A/0/d अपॉन 2 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A/0/d। d से d कैंसिल, A/0 कैंसिल, कितना बचेगा, एयर की कैपेसिटेंस कितनी, 8 इंटू 10⁻⁻12। मीडियम की आपको निकालनी है, इक्वल टू 1/2 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 6। तो यहाँ से मीडियम की कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, 12 इंटू 8 इंटू 10⁻12। 12 8 जा 96, 96 इंटू 10⁻12 फेराड, ये कैपेसिटेंस आ जाएगी। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि पहले d निकाल दो, पहले केस में कितना है, और उसका d/2 मीडियम के लिए पुट कर दो, तो भी कैपेसिटेंस आ जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पर, क्वेश्चन नंबर 2.8 ऑफ NCERT, पढ़ो जरा। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया। प्लेट का एरिया आप लोगों को दे रखा है 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स दे रखा है 3 mm। mm मतलब मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ मीटर। कैपेसिटेंस निकालनी है आप लोगों को, निकाल सकते हो A/0/d। A पता है, ε0 पता है, 8.8 इंटू 10⁻12। d आप लोगों को पता है। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसने, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, मतलब इसी कैपेसिटर को अगर 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो पूछ रहा है हर एक प्लेट पर चार्ज कितना होगा। आप लोगों को पता है चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V। कैपेसिटेंस आप लोग निकाल चुके हो, पोटेंशियल कितना, 100 वोल्ट, इसका भी पोटेंशियल कितना, 100 वोल्ट, कैपेसिटेंस सेम उतनी ही, तो आप लोग चार्ज भी बता सकते हो। तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर डाई इलेक्ट्रिक्स होते क्या हैं। तो देखो, डाई इलेक्ट्रिक हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स को, ऐसे इंसुलेटर्स जिनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखेंगे तो उनमें चार्ज का थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर आप बोलो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उनमें इंड्यूस होता है, तो ऐसे इंसुलेटर को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या मतलब है इसका, समझो। आपको ध्यान है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कंडक्टर को रखूं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव से कहाँ की तरफ, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं टुवार्ड द पॉजिटिव। तो देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इस तरफ नेगेटिव चार्ज, यानी कंडक्टर के अंदर खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0, क्योंकि यहाँ पर अब अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, और उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0।
लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा नहीं होता। इनको जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो इनके अंदर भी चार्ज का डिस्प्लेसमेंट तो होता है, लेकिन क्योंकि चार्ज फ्री नहीं होता इंसुलेटर के अंदर तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंड्यूस हुआ लेकिन बहुत थोड़ा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था इंसुलेटर के अंदर एक्सटर्नल वाला, तो इसके अंदर जो इंड्यूस हुआ वो बहुत छोटा सा है। तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो हुआ है लेकिन पूरा कैंसिल नहीं हो पाता है। तो जब भी हम किसी इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम होता है इन कंपैरिजन टू बाहर। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसके अंदर थोड़ा सा कम होगा। इन्हीं इंसुलेटर्स को हम लोग बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक। ऐसे इंसुलेटर जिन्हें अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और उनके अंदर थोड़ा सा चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो, या फिर हम बोले उनके अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक। तो आप लिख सकते हो द इंसुलेटर्स इन विच देयर इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज डाइइलेक्ट्रिक्स। अच्छा, अब देखो ये डाइइलेक्ट्रिक एक लिमिट तक ही इंसुलेटर रह सकते हैं। मतलब हर एक इंसुलेटर की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। मतलब अगर मैं इसी इंसुलेटर को बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, तो जो चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा था वो इस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को देख करके थोड़ा और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा। और अगर इसी तरीके से मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाती रहूं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो फ्री चार्ज है इंसुलेटर के अंदर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो हर एक डाइइलेक्ट्रिक एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड तक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ज़्यादा बढ़ा दूं तो वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी छोड़ करके कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इसको बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर सकता है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that a dielectric can stand without breakdown। मतलब उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे डाइइलेक्ट्रिक किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह। इसे बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब अगर कोई आप लोगों से डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डायमेंशन पूछे तो आप किसकी डायमेंशन बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, यही होती है डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट। तो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद में हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, पोलराइजेशन। समझो पोलराइजेशन आखिर होता क्या है। आप लोगों को पता है जब भी किसी डाइइलेक्ट्रिक को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्जेस थोड़ा थोड़ा मूव करने लगते हैं। मान लो कोई फ्री चार्ज ऐसे मूव कर रहा है तो जहाँ से वो चार्ज गया है वहाँ पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और जहाँ पर वो चार्ज आया है वहाँ पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज। तो पूरे डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इस तरीके के डाइपोल बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर ये डाइपोल बने हैं तो इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। तो देखो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे और नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन ऐसे। तो इन डाइपोल्स के डाइपोल मोमेंट का एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट होने को बोलते हैं पोलराइजेशन। मतलब डाइइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल डेवलप हुए
और इन डाइपोल्स का डाइपोल मोमेंट होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया, उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए। अब एक और टर्म हमें सुनने को मिलता है, पोलराइजेशन वेक्टर। ये क्या होता है? इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं p वेक्टर से, और किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ये होता है पोलराइजेशन वेक्टर। यहाँ पर ये छोटे छोटे डाइपोल्स बने और पर यूनिट डाइपोल मोमेंट कितना है, इसको हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन वेक्टर। तो देखो पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट क्या आएगी? डाइपोल मोमेंट की यूनिट कूलाम मीटर। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो ये क्या आ जाएगी? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और देखो पोलराइजेशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट मतलब Q इंटू डी पर यूनिट वॉल्यूम। आप वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं क्या वॉल्यूम को? तो एरिया, यहाँ पर लेंथ कितनी है डाइइलेक्ट्रिक की? d। तो देखो d से तो d कैंसिल हो गया, Q अपॉन a। और Q अपॉन a क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यानी पोलराइजेशन वेक्टर बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी? जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर इंड्यूस हुई होगी वो होती है पोलराइजेशन वेक्टर। हमें पता है डाइइलेक्ट्रिक के अंदर चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, और वही चार्ज डेंसिटी जो इंड्यूस हुई है वही किसके बराबर होती है? पोलराइजेशन वेक्टर के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे और उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे। हम जो स्लैब ले रहे हैं इसकी थिकनेस ले रहे हैं t, और पैरेलल प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है d। तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ज़्यादा है और स्लैब की थिकनेस कम है। तो देखो कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगी। हमें पता है कैपेसिटेंस होती है Q अपॉन V। मान लेते हैं इस वाली प्लेट पर चार्ज है Q और इस नेगेटिव प्लेट पर चार्ज है माइनस का Q। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पोटेंशियल को। इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है पोटेंशियल होता है E इंटू आर। हमें पता है ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसका मतलब हमने ये स्लैब कहाँ रख रखी है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर होगा प्लेट के वो इस स्लैब में नहीं होगा। तो स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम होगा। अब कितना कम ये समझो। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी मीडियम। तो अगर प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितना होगा? E मीडियम इज इक्वल टू E अपॉन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम रिड्यूस हो जाता है। हमें क्वेश्चंस में जो भी स्लैब रखी जाएगी उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा होगा। तो हमें क्या करना है? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है उसका 1 अपॉन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कर देना है, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्लैब के अंदर होगा। तो अब देखो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच वाला मतलब जो स्लैब के बाहर है E, डिस्टेंस कितना? स्लैब की विड्थ है T, तो वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो कितना रीजन है? D माइनस T। D प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, उसमें से T विड्थ की स्लैब रखी हुई है, बचा हुआ डिस्टेंस D माइनस T, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो E इंटू डी माइनस टी प्लस स्लैब के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? E अपॉन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और विड्थ कितनी है उसकी? T। ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टू प्लेट्स। अब इसमें से आप लोग E कॉमन भी ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा? D माइनस टी प्लस T अपॉन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो इस पोटेंशियल की वैल्यू को पुट करते हैं, Q अपॉन E
इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या आ जाएगी आपकी कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, आप लोगों ने पहले भी निकाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू पुट करो जरा, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आप लोग सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यू से क्यू गया ये है, तो यहाँ से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रखी हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की चाहे विड्थ कितनी भी हो, ये फॉर्मूला सब पर वैलिड है। देखो कैसे वैलिड है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी है, और मैं इसमें जो स्लैब रख रही हूँ उसकी भी विड्थ डी है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ई रिलेटिव। दूसरे शब्दों में मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि इन प्लेट्स के बीच में एक ऐसा मीडियम रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है। अगर इस स्लैब ने दोनों प्लेट्स के बीच का पूरा डिस्टेंस कवर कर रखा है, तो हम बोल सकते हैं कि एक नया मीडियम है। और आपको पता है अगर कोई और मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाती है। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और थिकनेस कितनी है स्लैब की, डी है, तो डी माइनस डी प्लस डी अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डी माइनस डी कितना हो जाएगा, 0, तो ये क्या बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये क्या आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये तो वही फॉर्मूला आ गया ना कि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाएगी। तो स्लैब की विड्थ कितनी भी हो, ये वाला फॉर्मूला सब पर वैलिड है। एक लास्ट पार्ट देखते हैं, जब दोनों प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसकी थिकनेस T है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है, मतलब कंडक्टर की थिकनेस कम है सेपरेशन से। तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। तो कंडक्टर के केस में कैपेसिटेंस आती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो आप मेंशन कर सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप लोग क्वेश्चन निकालो, एग्जाम्पल नंबर 2.8 ऑफ एनसीईआरटी, और क्वेश्चन पढ़ो जरा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक स्लैब ले रखी है उसने जिसकी थिकनेस है 3/4D, और वो पूछ रहा है कि जब इस स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखेंगे तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। तो देखो जरा, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होती पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर तो कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और जब स्लैब को रख देंगे तो कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, थिकनेस कितनी 3/4D प्लस थिकनेस 3/4D इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है उसने, K। तो इसको जरा सॉल्व करो, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस 3/4D कितना आ जाएगा, D/4 प्लस 3D अपॉन 4K। ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट D/4 दोनों में कॉमन है, 1 प्लस 3 अपॉन K, तो ये कितना आ जाएगा 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K प्लस 3 अपॉन K, और ये वाला K ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K प्लस 3।
तो स्लैब इंसर्ट करवाने के बाद में इतनी कैपेसिटेंस हो जाएगी। अब आप लोगों को समझ में आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के क्वेश्चन करने कैसे हैं आप लोगों को। यहाँ पर आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरा फिनिश हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। तो आई होप आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। इसको आप अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद में इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। So thank you students, and for your notes kindly check the description box.